लोकसभा का बैटल ऑफ महाराष्ट्र फुल स्विंग में है। 48 सीटों के लिए चुनावी जोड़तोड़ और गठजोड़ के बीच समीकरण साधे जा रहे हैं। फैमिली फाइट के बीच एक तस्वीर जबरदस्त वायरल हो रही है। 7 सेकंड के इस खूबसूरत वीडियो में ननद सुप्रिया सुले अपनी भाभी और अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को गले लगाती नजर आ रही है। दोनों के चेहरे पर लंबी चौड़ी मुस्कुराहट है। वैसे तो ननद भाभी का गले लगना कोई बड़ी बात नहीं, मगर महाराष्ट्र के मौजूद राजनीतिक हालात में ये वीडियो आम नहीं है। सियासत में तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। महाराष्ट्र से आई ननद भाभी की इन तस्वीरों के मायने भी बेहद खास हैं। चाचा और भतीजे, मतलब शरद पवार और अजीत पवार के बीच के रिश्ते जग जाहिर हैं। अजीत पवार ने एक अलग राह पकड़ ली है, यहां तक कि उन्होंने पार्टी अलग कर ली और साथ में सिंबल भी अलग ले लिया है। मतलब परिवार में घमासान चल रहा है। यहां तक कि अजीत पवार कई मंचों पर शरद पवार का नाम लिए बगैर निशाना साध चुके हैं। परिवार में घमासान मचा हुआ है, लेकिन महाराष्ट्र की इन ननद और भाभी की तस्वीरें इस वक्त सुर्खियों में छाई हुई हैं। वीडियो बारामती के जलोची गांव का है। तब दोनों कमलेश्वर मंदिर के दर्शन के लिए जा रही थी, मगर यकीन मानिए वीडियो में सुप्रिया सुले और सुनेत्रा पवार जितना हंसकर मिल रही हैं, उतना ही घातक होने वाला है बैटल ऑफ बारामती, क्योंकि यहाँ पहली बार आमने सामने होंगी सुप्रिया सुले और सुनेत्रा पवार। ये तस्वीरें शनिवार की हैं, जब महाराष्ट्र में शरद पवार ने शनिवार को लोकसभा चुनाव के लिए अपने पहले कैंडिडेट के नाम का ऐलान किया। शरद ने पुणे के भोर इलाके में महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की रैली में कहा कि उनकी बेटी सांसद सुप्रिया सुले बारामती लोकसभा सीट से ही चुनाव लड़ेंगी। बारामती लोकसभा क्षेत्र परंपरागत रूप से पवार परिवार का गढ़ रहा है। शरद पवार यहां से 6 बार सांसद रहे हैं। उसके बाद उनकी बेटी सुप्रिया सुले लगातार 3 बार से यहां से लोकसभा सांसद हैं। एक बार शरद पवार के भतीजे अजीत पवार भी इसी सीट से सांसद रह चुके हैं। एनसीपी शरद पवार गुट से अभी ये सीट सुप्रिया सुले के खाते में है, पर अब जब एनसीपी 2 भागों में बंट गई है, तो ये सीट अजीत पवार गुट के पास भी आएगी। ऐसे में अब ये कंफर्म समझा जा रहा है कि सुप्रिया के खिलाफ सुनेत्रा ही मैदान में होंगी, जिसका इशारा अजीत पवार पहले ही कर चुके हैं। इसकी तैयारियां भी अब मैदान में जोरों शोरों पर है। सुनेत्रा पवार की तस्वीर के साथ विकास रथ नाम के एलईडी स्क्रीन वाले वैन बारामती की सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। घड़ी के सिंबल वाली असली एनसीपी के नाम से सुनेत्रा पवार को बारामती से उनकी ननद के खिलाफ प्रोजेक्ट किया जा रहा है। महाराष्ट्र में पिछले 4 दशक में परिवार की राजनीति चल रही है। आज की तारीख में हालात ये है कि ननद भाभी के सामने खड़ी है। पिछले महीने 18 फरवरी को अजीत पवार ने बारामती में एक रैली की थी। उसमें उन्होंने संकेत दिए थे कि बहन सुप्रिया सुले के सामने पत्नी को खड़ा किया जाएगा। उन्होंने वोटर्स को अपील भी की थी कि इस बार जिसको मैं तय करूंगा कैंडिडेट लोकसभा के चुनाव के लिए, उसको आप ऐसे वोट दीजिए जैसे आप अजीत पवार को दे रहे हैं। इसका मतलब ये कि महाराष्ट्र में पवार बनाम पवार की राजनीति को मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए और इंडिया दोनों में ही मंथन चल रहा है। हर राज्य की तरह यहां भी इंडिया अलायंस में मतभेद नजर आ रहे हैं, लेकिन उसकी बात आगे करें, पहले एनडीए के फॉर्मूले को समझिए, जिसमें सीटों के बंटवारे पर करीब करीब सहमति बनने की खबरें हैं। 5 मार्च को अमित शाह ने महाराष्ट्र के सह्याद्री गेस्ट हाउस में देर तक देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार और एकनाथ शिंदे से मुलाकात करके सीटों के बंटवारे पर सहमति बनाने की कोशिश की थी। फिर 9 मार्च को दिल्ली में एकनाथ शिंदे अजीत पवार के साथ सीट शेयरिंग पर चर्चा की। अमित शाह ने महाराष्ट्र के लिए जो मंत्र दिया, उसमें जीतने की क्षमता ही टिकट का क्राइटेरिया है और गठबंधन को एक दूसरे का वोट ट्रांसफर करने पर फोकस किया गया है। एक और नरेंद्र मोदी जी है, जो देशभक्तों की टोली भारतीय जनता पार्टी के नेता है और 10 वर्ष में भारत के अंदर आमूलचूर परिवर्तन लाने का प्रयास किया और जिनका लक्ष्य है 2047 में भारत माता को विश्व गुरु के स्थान पर बिठाने का लक्ष्य है। और दूसरी ओर ये परिवारवादी गठबंधन, इनका लक्ष्य क्या है? सोनिया जी का लक्ष्य है राहुल बाबा को प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री बनाना। शरद पवार जी का लक्ष्य है इनकी बेटी को मुख्यमंत्री बनाना। उद्धव जी का लक्ष्य है बेटे को मुख्यमंत्री बनाना। बीजेपी 400 पार के टारगेट को लेकर आगे बढ़ रही है। ऐसे में हर सीट जीतना पार्टी के लिए बेहद अहम हो जाता है। इसके लिए क्षेत्रीय और जातीय समीकरण के हर पहलू पर मंथन किया जा रहा है। अभी तक की जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र में बीजेपी के 28 से 30 सीटों पर, शिवसेना के 10 से 12 सीटों पर, एनसीपी के 6 से 8 सीटों पर लड़ने की संभावना है। महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें एनडीए ने 45 सीटें जीतने का टारगेट सेट किया है। बीजेपी कम से कम 30 पर लड़ने का मन बना चुकी है। बीजेपी इसलिए बड़ा दावा पेश कर रही है क्योंकि 2019 में बीजेपी ने उन ज्यादातर सीटों पर जीत दर्ज की थी जिन सीटों पर उसने उम्मीदवार उतारे थे। शिंदे की शिवसेना को 10 से 12 सीटों की पेशकश की गई है, लेकिन शिंदे के सामने सभी 13 सांसदों को टिकट देने का दबाव है। हालांकि इस मामले में अजीत पवार की स्थिति ठीक है क्योंकि उनके सामने सिटिंग सांसदों को टिकट देने जैसी बाध्यता नहीं है। उनके साथ एक सांसद हैं। अब आपको 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान हुए सीट बंटवारे का आंकड़ा भी बता देते हैं। 2019 में बीजेपी और शिवसेना के ही बीच गठबंधन था। बीजेपी ने 25 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें 23 सीटें बीजेपी ने जीती। वहीं उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना ने 23 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 18 सीटें जीती थी। अब विभाजित एनसीपी की बात करें तो पिछले चुनाव में एनसीपी ने 19 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 4 सीट जीतने में सफल रही थी। खबरों के मुताबिक इस बार बीजेपी मुंबई में ज्यादा सीटों पर लड़ना चाहती है। जाहिर है कुछ सीटों पर बदलाव देखने को मिल सकता है। उधर सीटों के बंटवारे को लेकर महाराष्ट्र विकास अघाड़ी में आपसी मतभेद साफ नजर आ रहे हैं। शनिवार को कुछ सीटों को बंटवारा हो गया। शिवसेना ने मुंबई उत्तर पश्चिम सीट से अमोल कीर्तिकर को अपना उम्मीदवार बनाया। दक्षिण मुंबई सीट से अरविंद सावंत और अकोला से प्रकाश अंबेडकर को अपना उम्मीदवार बनाया है, जो वीबीए पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। हालांकि जैसे ही लिस्ट सामने आई, गठबंधन के धागे एक बार फिर खुलते नजर आए। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने मुंबई के उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट से शिवसेना यूबीटी के उम्मीदवार अमोल कीर्तिकर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सोशल मीडिया साइट एक्स पर तंज कसते हुए अमोल कीर्तिकर को खिचड़ी स्कैम का घोटालेबाज बता दिया। संजय निरुपम की इस पोस्ट पर शिवसेना यूबीटी का भी रिएक्शन आया है। इसमें यह कहा गया है कि संजय निरुपम 2014 और 2019 का चुनाव हार गए थे और कांग्रेस ने भी उनको कोई पोर्टफोलियो नहीं दिया था। शिवसेना ने उनको यह सलाह दी कि ये बात कांग्रेस के भीतर ही रखे, न कि सोशल मीडिया पोस्ट पर। परंपरागत रूप से शिवसेना की सीट है। ये जो दावा है, ये जो साहब ने मुझे जवाब दिया है, जब ये पैदा नहीं हुए थे ना, तब से ये सीट कांग्रेस की है। 1962 में इस इलाके से, इस सीट से चुनकर गए थे वीके कृष्णा मेनन और दो बार चुन के गए। उसके बाद 62 के बाद इसी इलाके से, इसी सीट से चुन के गए थे HR गोखले, जो इस देश के कानून मंत्री तक थे इंदिरा जी की जब सरकार थी तब। और उसके बाद सुनील दत्त साहब चुन के जाते हैं यहां से, और एक ने कई बार इसी उत्तर पश्चिम मुंबई सीट से, और उसके बाद गुरदास कामत भी यहां से चुन के जाते हैं। तो ऐसा नहीं कह सकते कि शुरू से शिवसेना की सीट रही है। रह गई बात मेरी अपनी भूमिका की, तो हां मैं लड़ा, हार गया, लेकिन हारने के दूसरे दिन, जिस दिन रिजल्ट आया उसके दूसरे दिन से मैं अपने क्षेत्र में काम कर रहा हूं। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कौन कहां से लड़ेगा। शिवसेना पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कौन कहां से लड़ेगा। जब उत्तर पश्चिम लोकसभा की सीट 2019 में हमने जीती है तो हमारा अधिकार है, हम चाहे आज कैंडिडेट उतार दें चाहे कल उतार दें। जब वो सीट हमारी है, हाँ आपकी सीट होती और हम उतार देते तो यह गलत बात होती, यह मित्रता का जो हमारा पक्ष है उसके खिलाफ जाता। लेकिन ऐसी तो कोई बात नहीं है। अमोल कीर्तिकर भैया पर ऐसा कोई आरोप भी नहीं है कि वो कोई दोषी हो गए हैं, तो इन सब चीजों को गुमराह करने की आवश्यकता नहीं है। ये बयानबाजी बता रही है कि एमवीए में सब कुछ ठीक नहीं है। जैसे जैसे दूसरे नाम सामने आएंगे, ये झगड़ा और भी बढ़ेगा। बताया जा रहा है कि करीब 10 से 15 सीट ऐसी हैं जिन पर सहमति नहीं बन पा रही है, लेकिन संजय राउत दावा कर रहे हैं कि एमवीए में ऑल इज वेल है। महाविकास आघाड़ी 40+ की तैयारी में है। हमारा कोई वो अमित शाह जी आए थे, मिशन 45
वो तो कमीशन 45 है, हाँ वो कमीशन वाले मिशन, हमारा मिशन है हर सीट पर जीतेंगे और लड़ेंगे। तो देश की सत्ता में जो परिवर्तन होगा तो महाराष्ट्र की भूमि से होगा। इसीलिए बीजेपी चाहती है मोदी जी महाराष्ट्र से चुनाव लड़े, नागपुर से या पुणे से। और उसमें एक कारण है, नितिन गडकरी जी का भी टिकट उससे कट सकता है। उनका जो कांटा है, जो अंदर घुसा है, वो कांटा भी निकाल ले, वो निकल जाए। असल में इस बार महाराष्ट्र में एमवीए की राह आसान नहीं रहने वाली। अंदरूनी कला तो है ही, हैदराबादी भाईजान ओवैसी भी मुकाबले को दिलचस्प बनाने के लिए कमर कस चुके हैं। खबरों के मुताबिक एआईएमआईएम राज्य की 8 से 10 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। इन सीटों पर जल्द उम्मीदवारों का ऐलान भी किया जा सकता है। हालांकि अभी तक इसे लेकर पार्टी ने आधिकारिक तौर पर कोई बयान जारी नहीं किया। हैदराबादी भाईजान ओवैसी पहले ही कह चुके हैं कि इस बार महाराष्ट्र में कम से कम 4 सीट पक्की हैं। ओवैसी किसका नुकसान करेंगे ये समझना शायद ज्यादा मुश्किल नहीं। भाई बेदार हो जाओ, सिर्फ वोट डालने वाले मत बनो। तुम कोई बकरे नहीं है कि जो हर एक के पीछे चलोगे। तुमको शेर बनना है, तुमको कौम की क़ियादत करना है, तुमको मुल्क को लेकर आगे बढ़ना है। ये मदरसा इत्तेहाद मुस्लिमीन का पैगाम। पिछले महीने ही ओवैसी ने महाराष्ट्र के अकोला में एक रैली करते हुए बड़ा बयान दिया था, जिसमें उन्होंने छत्रपति शिवाजी का जिक्र किया था और कहा था कि शिवाजी मुस्लिमों के दुश्मन नहीं थे, बल्कि उनके पास 13 मुसलमान जनरल थे। जाहिर है ओवैसी इस बार मुस्लिम के साथ साथ मराठा वोटों के लिए भी दांव चल रहे हैं। कुल मिलाकर कहें तो महाराष्ट्र का मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। इसमें बीजेपी का पलड़ा भारी रहेगा या इंडिया गठबंधन मुश्किलें खड़ी करेगा। सर्वे में इसे लेकर हैरान करने वाला रिजल्ट सामने आ रहा है। ईटीजी के सर्वे के मुताबिक अगर आज चुनाव हुए तो एनडीए को 34 से 38, इंडिया को 9 से 3 और अन्य को 1 सीट मिल सकती है। अलग अलग दलों की सीटों के हिसाब से देखें तो सर्वे के मुताबिक बीजेपी 27 से 31, शिवसेना शिंदे 4 से 6, एनसीपी अजीत पवार 1 से 3, कांग्रेस 0 से 1, शिवसेना यूबीटी 7 से 9, एनसीपी शरद पवार 1 से 3, अन्य 0 से 1 सीटें मिल सकती हैं। वहीं एनडीए और इंडिया गठबंधन को मिलने वाले वोट शेयर के आंकड़ों को देखें तो एनडीए को 48%, इंडिया को 40% और अन्य को 12% वोट मिल सकते हैं। ईटीजी के ताजा सर्वे के मुताबिक बीजेपी को 36%, शिवसेना शिंदे को 8%, एनसीपी अजित पवार को 4%, कांग्रेस को 8%, शिवसेना यूबीटी को 21%, एनसीपी शरद पवार को 11%, अन्य को 12% वोट मिल सकते हैं। सर्वे में इस बात का साफ संकेत मिल रहा है कि महाराष्ट्र में एनडीए का पलड़ा भारी जरूर है, लेकिन लड़ाई कांटे की है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ ऑफ भारत।